everyone, this is Veronica. I welcome you all to Study IQ. आज हम बात करने जा रहे हैं अंकुश कोठारी जी से, जिनका रैंक यूपीएससी सीएससी में 429 आया है. सो चलिए आज उनसे बात करेंगे कि उनका जो ये यूपीएससी की जर्नी है, ये जो सफर है वो किस तरीके का रहा. सो अंकुश, वेलकम टू स्टडी IQ एंड कंग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से. Thank you so much. Thank you so much for calling me here. And hello and namaste to everybody, to the listeners. Thank you. Okay. सबसे पहले मैं अंकुश आपसे पूछना चाहूंगी कि जब रिजल्ट आया, आपका रिएक्शन, अपना नाम लिस्ट में देख के रिएक्शन कैसा था? Ma'am, it was a moment of joy. Actually, नाम मैं खुद के बजाय मेरा फ्रेंड का कॉल आया था, तो तब मुझे पता चल गया था. He said congratulations and I already got to know कि चलो ठीक है, नाम है लिस्ट में. So I missed that धक-धक वाला moment, but then it was definitely an ecstatic moment, and me, my mother, we were definitely very very happy. ओके. तो शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से. हमको पता है कि आप उदयपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपकी पढ़ाई, आप IIT कानपुर से भी हैं, तो आपकी पढ़ाई के बारे में डिटेल में आप हमको बताइए. जी, मेरी एजुकेशन में स्कूलिंग जो है वो उदयपुर से ही हुई है, यहाँ के सेंट पॉल स्कूल से. इनफैक्ट इसके बाद में जब IIT की जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैं कोटा वगैरह नहीं गया. मैं घर से होम टाउन उदयपुर से ही मैंने तैयारी करी है. जी. और आफ्टर माय स्कूलिंग आई हैव टेकन एडमिशन, आई डिड टेक एडमिशन इनटू IIT कानपुर. सिविल इंजीनियरिंग में मैंने किया था और 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ IIT से. एंड उसी दौरान बीच में मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई हैव टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज. दिस इज व्हाट माय ड्रीम इज, माय पैशन इज अबाउट. तो फिर मेरे कॉलेज के बाद से मेरी तैयारी की जर्नी स्टार्ट होती है. ओके. तो ये जो मोटिवेशन था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे, क्योंकि IIT कानपुर के बाद जैसे हमको पता आपने कैट भी दिया और आपका जो परसेंटाइल था कन्वर्ट होके आपको ये IIM बैंगलोर आपको मिला, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं, प्राइवेट फील्ड में नहीं, मुझे सरकारी नौकरी में जाना है और वो भी जो प्रेस्टिजियस जॉब है यूपीएससी सीएससी है वो क्लियर करना है? जी, ये सबसे पहले ये मेरी मदर से मुझे मिला. ये मदर का हमेशा से सपना रहा था एंड मेरा भी रहा था कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं मदर को प्राउड करा सकूं, कंट्री को प्राउड कर सकूं एंड अपने आप को भी एक वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मिल सके. तो ये हमेशा से बैक ऑफ द माइंड था. पर ये क्लियर तब हुआ जब कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में. श्री नितिन गडकरी जी जो अपने ऑनरेबल मिनिस्टर है, उनके अंडर और जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर मैंने जब इंटर्न करी तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि कैसे पब्लिक डीलिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काम किए जाते हैं, कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास होते हैं, कैसे आप ऐसी चीजें करते हैं जो जनता को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सके. तो मुझे ये जो डाइवर्स रोल होता है, ये जो प्लेटफॉर्म था, मुझे काफी अच्छा लगा. मुझे लगा कि हाँ, ये है जहाँ पे मैं भी अपना करियर देखता हूँ और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इसकी तैयारी स्टार्ट करूँ. हाँ जी. अंकुश, आपकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो स्टडी IQ के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ऑल्दो हमेशा हम उनको यही बोलते हैं कि हर इंसान की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग रहती है, बट यू नेवर नो कि आपकी स्ट्रैटेजी किसको सूट कर जाए. तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि अंकुश का ये थर्ड अटेम्प्ट था और हर बार इन्होंने मेंस लिखा है और इनका सेकेंड इंटरव्यू था ये, और प्रीलिम्स इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है. तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स से शुरुआत करेंगे कि हमेशा आपने बहुत अच्छा स्कोर लाया और इस बार भी शायद आपके 187 मार्क्स थे. तो इतना स्कोर CSAT के मैम 187 पेपर 2 में एंड 140 पेपर 1 140. या तो ये बहुत अच्छा स्कोर है. तो प्रीलिम का स्ट्रैटेजी आपका किस तरह से रहा कि आपने इतना अच्छा स्कोर हर बार किया प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस रहा है. ये इस वजह से रहा कि शायद मेरे को समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करते हैं ऑब्स्टेकल्स को. इसके अलावा भी प्रीलिम्स में बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है. तो ये हमेशा से शायद कह सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से ओलंपियाड्स वगैरह मैंने दिए हैं, KVPY हो गया, ये सब क्लियर किया. तो इनकी वजह से मुझे हमेशा से एक आइडिया लगता रहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप कैसे टैकल करते हैं. इसके अलावा मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी, अब ये हो सकता है कि सबके लिए काम ना करे,
बिकॉज कुछ लोग कहते हैं ज्यादा टेस्ट पेपर्स नहीं देने चाहिए, बट मेरा ये मानना था कि आप ज्यादा सोर्सेस पढ़ें उसके बजाय आप ज्यादा टेस्ट पेपर्स दे दें। तो मेरे हमेशा 100 टू लगा के 150 में टेस्ट पेपर्स दिया करता था प्रीलिम्स के लिए। और एक मेजर चीज ये है कि मैं उनको अच्छे से रिवाइज कर पाता था। सो अगर आप ज्यादा टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट हुआ। तो एक डायरी जो है वो मैं मेंटेन रखता था, उसमें जो भी चीजें मुझे डिफिकल्ट लगी, जो अलग से क्वेश्चन आया, यूनिक आया, जैसे अगर इस बार की भी बात करें तो एक डेनिस रोगन स्पीसीज पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब ऑलरेडी टेस्ट पेपर में कवर हो गया था, तो ये मैंने डायरी में नोट किया हुआ था और इसको मैं रिवाइज करता रहता था। तो जी आई थिंक ये प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो सकता है कि आप जैसे भी फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं या सोर्सेस कर रहे हैं, आप उनको रिवाइज कर दे रहे हैं। एंड ऑप्शंस पे बिल्कुल ध्यान दें, कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सीधा डायरेक्टली एलिमिनेट करके आंसर मिल सकता है। ओके, तो की टेकअवेज आपकी प्रीलिम स्ट्रैटेजी के ये हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, और पेपर हॉल में एक एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से आप आगे चलिए, राइट? जी, तो सी सैट में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा। सी सैट पे मैं इसलिए भी पूछूंगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी रहा होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सी सैट के पेपर को। तो उसके लिए आप कुछ ट्रिक्स बात कर लें, कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल। तो सीसेट में जैसे अभी बात हुई, पेपर टू जो कहलाता है उसमें मेरे 187 स्कोर थे 200 में से लास्ट ईयर। सीसेट में ये रहता है मेजरली, जैसे मेरा थोड़ा एप्टीट्यूड बैकग्राउंड भी हो गया, पहले मैंने कैट दिया उसमें 99.84% आए थे। तो मेरा ये रहता है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम सही हो सकते हैं, बहुत सिंपल लेवल के पूछते हैं। तो उनके लिए आप 10वीं तक की जो गणित मैथमेटिक्स हुई, आप एक बार उनके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप देखिए कि यूपीएससी में कभी भी फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि फॉर्मूला याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उनको कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप क्वालिफाइंग के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 1/3 क्वालिफाई करना होता है, तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ऐसे हैं क्वांट के जिनका आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये तो क्लियर हो ही सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे टाइप के आते हैं वो आते हैं पैसेज टाइप के, एंड वर्बल में आप शायद श्योर नहीं हो सकते, मे बी ह्यूमैनिटीज वाले के लिए वर्बल अच्छा एरिया होगा, इंजीनियर्स के लिए नहीं होगा। मे बी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए मैथ्स अच्छा एरिया नहीं होगा, इंजीनियर्स के लिए होगा। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो आप उस हिसाब से आइडेंटिफाई करें। एंड इट्स नेवर नेसेसरी कि आप पूरा पेपर सीसेट का कंप्लीट करने पर ध्यान दें, आप 190 180 मारे, बट मेजरली आप टारगेट रखें कि आप 100 तक बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से, एंड आपका उसमें से स्कोर 85 90 स्कोर रहे, ताकि एक सेफ साइड हो जाए। फोकस ये होना चाहिए कि सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं अटकना चाहिए, ये मेजर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप प्रिपेयर करते थे तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे, या मेंस कम प्री, किस तरह के पैटर्न को आपने फॉलो किया? जी, तो जैसे कि बात हुई कि मेरे तीसरे अटेम्प्ट में और रैंक आई, एंड मैंने हर बारी मेंस लिखा, बस शायद से मेंस में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइन यहाँ पे बताऊंगा और क्या मैंने गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी चाहिए। जी पहला जो मेरा अटेम्प्ट मैंने 2017 में दिया, तो तब तक मैं प्रीलिम्स के पहले तक मेरा फोकस प्रीलिम्स रहा था। मुझे ज़्यादा आइडिया तब था नहीं, गाइडेंस की कमी थी। ऑप्शनल मैंने प्रीलिम्स के बाद ही प्रिपेयर किया, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा। और कोई कोचिंग के बिना मैंने एंथ्रोपोलॉजी तैयार किया है खुद से, तो उसमें भी काफ़ी डिफिकल्टीज आई, उन बारे में भी बात करेंगे। जी सो प्रीलिम्स और मेंस साथ में चलने चाहिए। मैंने पहली बार में ऐसा नहीं किया था, मैं पहले प्रीलिम्स पे फोकस करा था, फिर मैंने अलग से मेंस भी किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब अखबार न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विस तैयारी का। सो न्यूज़पेपर से अगर आप कोई भी आर्टिकल देख रहे हैं, कोई न्यूज़ देखी, जैसे नई स्पीसीज डिस्कवर हुई, नासा ने एक मिशन भेजा, तो ये शायद मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं, आप सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, आप हार्ड कॉपी में बना रहे हैं, आप एक अलग से सेक्शन लीजिए, वहाँ पे आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स लिखिए, और एक अलग एरिया है वहाँ पे आप मेंस के लिए लिखिए। जैसे अपन एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, 370 रिमूव किया गया, इस पे क्या इम्पैक्ट है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट वगैरह है उसके, तो ये सब चीजें हैं मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है।
ये आप अलग से डायरी में नोट कर सकते हो। तो एक प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ हो सकती है, ये मेरा मानना है, और ये बिल्कुल ऐसा फॉलो करना चाहिए। जी। तो जैसे आपने अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स, तो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, आपने हर बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। मेंस में जब पहली बार दिया नहीं हुआ, सेकंड टाइम दिया नहीं हुआ, तो आपने कुछ एनालाइज किया होगा कि कहाँ मेरी गलती है, मैं इसको ठीक करूं तो आई कैन क्लियर द एग्जाम। तो कुछ ऐसे गलतियां आप हमसे शेयर करना चाहें जिसपे आपने वर्क किया? जी जी। तो पहली बार में मेरा इसका नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था मेरे, उसमें ये रह गया था। मैं तीनों मेंस को अपने कंपेयर करते हुए बात करता हूँ। दूसरी बार का मेंस क्लियर हो गया था, इंटरव्यू कॉल आ गया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जो पहला मेंस था, उसके पहले प्री के पहले तक मैंने जैसा बताया ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं था मेरा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल पेपर तैयार होना चाहिए। तो पहले अटेम्प्ट में ऑप्शनल पेपर मैंने प्रीलिम से बाद तैयार किया, जितना भी हो पाया। मेरे 266 मार्क्स थे, मैं उनसे संतुष्ट था, खुश था कि चलो ठीक है, ठीक आ गए। दूसरी बार में ये दिक्कत हुई कि मेरे को लगा कि अगर पहली बार में कम पढ़ के ऑप्शनल में ठीक नंबर आ गए, तो दूसरी बार में थोड़ा और पढ़ रहा हूँ तो 280 90 280 90 तो आई कैन इजीली गेट। इस वजह से मैंने ऑप्शनल पे कम ध्यान देके जीएस पे ज्यादा ध्यान दिया दूसरे अटेम्प्ट में, और मेरा जीएस में अच्छा स्कोर रहा, वन ऑफ द टॉपर्स के साथ स्कोर रहा। और ऑप्शनल में 246 थे, विच वाज लाइक वेरी वेरी लो स्कोरिंग ऑप्शनल। तो ये मैंने जो अवॉइड किया ऑप्शनल को, जीएस को पढ़ा दूसरे अटेम्प्ट में, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं वापस उसी चीज पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि आप सबको बैलेंस करिए, साथ में लेके चलिए। कोई भी सब्जेक्ट है, जीएस है, ऐसे है, ऑप्शनल है, साथ में करना चाहिए। जी। इसमें मैंने कुछ चीजें जैसे सीखी। ऑप्शनल में मुझे पता चला कि ये जो है एक स्पेसिफिक पेपर होता है, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है, आपको बताना आप कितना जानते हैं, कितने स्कॉलर्स वगैरह कितने फैक्ट्स लिख सकते हैं, ये मैटर करता है ऑप्शनल में। मुझे पहले लगता था कि इसमें भी आप जीएस की तरह आंसर लिख सकते हैं, सिंपल अगर आपने आंसर लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिया है, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऑप्शनल में स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, और जीएस में आपकी राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये भी मैटर कर जाता है जीएस में। तो इन सब पे वर्क करना बिल्कुल जरूरी है। ये मुझे धीरे धीरे अटेम्प्ट्स के थ्रू पता चला। ओके, तो इस चीज पे आपने आगे वर्क किया। सो आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें, जीएस के आंसर राइटिंग की किस तरीके से वो करनी चाहिए? जैसे कहा जाता है कि नॉर्मली इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी, कंक्लूजन, तो उस चीज पे आप कुछ सजेशंस हमको दीजिए। जी। सो आंसर राइटिंग में जैसे मैंने बताया, जीएस और ऐसे में मेरा ठीक स्कोर रहा है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ, दो चीजें मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेटली कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे कंटेंट की बात नहीं करूंगा। एक तो हो गया आपका राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। दूसरा हो गया पेपर कंप्लीट कर पाना, बिकॉज अगर आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो नंबर की क्या आप उम्मीद करेंगे, राइट? सो पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर काफी छूट गया था, आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, टाइम में मिसमैनेजमेंट हुआ। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आंसर राइटिंग जैसे घर पे कर रहे हैं या किसी कोचिंग में बैठ के कर रहे हैं, 3 घंटे का पेपर है, आप 3 घंटे के अंदर ही लीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 2 घंटे और 50 मिनट में, 2 hours 50 minutes में लीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में 5-10 मिनट कॉपी साइन करना और उन सब में भी चला जाता है। तो आप टाइम लिमिट के अंदर ही दीजिए, क्योंकि जैसा आप घर पे परफॉर्म करेंगे, एग्जाम में भी शायद वैसे ही परफॉर्मेंस आएगी। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रहा। दूसरा, किस तरीके से लिखना चाहिए। जी। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन डिवाइड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, अगर अगर कॉपी अपन चेक करते हैं तो एक कॉपी अपने पास आती है जिसमें सेम कंटेंट है दूसरे कॉपी की तरह, बट एक आंसर शीट में अगर अच्छे से लिखा हुआ है, इजीली आंखों पे आ रहा है, डायग्राम्स बने हुए हैं, फिगर्स हैं, पाई चार्ट है, मैप है, छोटी छोटी हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है आंखों को भी। कॉपी चेकिंग करना भी सिंपल हो जाता है। तो इस पे फोकस करना आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज ऑफ वेरी यूपीएससी बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव नाउअडेज। तो इस चीज के लिए आप ये कर सकते हैं, आप टॉपर्स की कॉपीज अवेलेबल है अलग अलग कोचिंग साइट्स पे, आप उनको गो थ्रू करिए, देखिए कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, अपने आंसर को सिंपल बनाएं, स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करें, सब हेडिंग्स डालें, एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखें। इम्पोर्टेंट अगर आपने स्कॉलर मेंशन किया है तो उसको आप एक बॉक्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, आप इनको जरूर अपनाएं, इनसे फायदा होगा काफी। जी। अंकुश, जैसे
फिर से वही बात करूंगी कि आपने 3 अटेम्प्ट तक पेशेंस रखा, परसीवरेंस आपका रहा। कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जब इंसान टूट जाता है कि नहीं अभी नहीं हो रहा, इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, कभी ऐसा फील हुआ? और ये मोटिवेशन कैसे बनाए रखी कि नहीं मुझे क्लियर करना है? जी जरूर। और इनफैक्ट इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आईआईटी आईएम और फिर यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम देकर के मैं ये बात कर सकता हूँ कि आप भले ही कितने भी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और कितने ही टैग लेके आए हैं इस एग्जाम में, यहाँ पे आपको जरूरत है यूपीएससी में हार्डवर्क की, परसिवरेंस की और बने रहने की। इसमें आप जल्दी गिव अप नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसमें आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मेरे को ये मिला मेरे मदर से। मैं अगर मेरे मदर के बारे में बताना चाहूँ तो आई एम द ओनली चाइल्ड एंड मेरे घर पे जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ मदर ही और मैं, हम ही रहते हैं, तो मदर संभालते हैं। फाइनेंशियली जब कॉलेज के बाद से मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था मैंने नहीं ज्वाइन किया और तैयारी आरंभ करी यूपीएससी की, तो मदर ने मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से। और पहले टाइम में मेंस में नहीं हुआ, दूसरे टाइम में इंटरव्यू के बाद जब आप देखते हैं सारी स्टेजेस हो गई और लिस्ट में नाम नहीं मिला, तो एक बहुत ही दुखद मोमेंट मतलब होता है कि वापस स्टार्ट करना है आपको स्टार्टिंग से। तो उस टाइम पे भी मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। और इनफैक्ट इतना इतना मैं कह सकता हूँ कि फोकस कराया मुझे कि 10वीं क्लास के बाद से आफ्टर क्लास 10 घर में टीवी वगैरह नहीं है। ये सब चीजों से दूर ही रहा हूँ, मैंने टीवी वगैरह नहीं देखी है तब से। और फोकस एक बना के रखा है कि पहले जैसे जेई की तैयारी थी और अभी की बाद में यूपीएससी की तैयारी रही। तो एक लक्ष्य जो था ये, इसमें मेरी मदर का काफी योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे जब भी मेरे को लगा ऐसा कि नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होएगा एंड मुझे करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया एंड यू हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट, एंड होना भी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं, राइट? एक अब तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहे और एक आपका इंटरव्यू रहा जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिली। तो इंटरव्यू के कोई एक्सपीरियंसेस पहले बात करते हैं कि आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा कि हाँ वो इंटरव्यू शायद बेटर नहीं था, ये वाला बेटर था? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बिल्कुल कह सकते हैं। एक चीज होती है यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट में, डैफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, अपनी जॉब के बारे में और अचीवमेंट्स, हॉबीज वगैरह लिखते हैं। इनके ऊपर काफी यूपीएससी का फोकस रहता है और काफी बार इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इन्हीं के ऊपर हो जाता है। मेरे केस में कुछ लोग हैं जो कम लिखते हैं ताकि ज्यादा पूछा ना जाए इसमें से। मेरे को लगता था कि अगर मैं उनको कोई हिंट दे रहा हूँ कि आप ये पूछें तो ये शायद अच्छी बात है, इसलिए मैं काफी लिखता था चीजें। मतलब काफी मेरे ओलंपियाड्स और वगैरह रहे, तो कुछ एक्स्ट्रा करिक्स में मैं रहा था स्कूल एंड कॉलेज टाइम में। स्पोर्ट्स हो गया और म्यूजिक वगैरह हो गया, ये सब मैंने लिखा हुआ था। मैंने मेजरली इन पे तैयारी करी और मैं चाह रहा था इनमें से शायद पूछा जाए मुझसे, क्योंकि मॉक्स में मुझसे इन्हीं से पूछा जाता था। जी। तो पहले इंटरव्यू में ये हुआ कि मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म डेफ में से कुछ भी नहीं पूछा गया। और पूरा इंटरव्यू स्टैटिक पार्ट पे था। बिल वगैरह पूछे, थोड़ा फैक्चुअल पूछा गया एंड थ्योरेटिकल बातें पूछी थी। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा था, करप्शन हटाने के बारे में पूछा था, व्यूज वगैरह, और कुछ एक्ट्स वगैरह पूछे थे, डीएनएफ रिकवरेटिंग बिल वगैरह। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं थोड़ा फैक्चुअल टाइप का था, जिसमें आप ज्यादा मैं अच्छे से नहीं कर पाया। सो आई वाज जस्ट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ विद माई आंसर्स पहले इंटरव्यू। यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ एक्सपेक्ट करके मत चलिए इंटरव्यू में। दे कुड आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन। इट्स देयर पर्सनैलिटी टेस्ट की बात हो रही है तो आपको टेस्ट करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हर एरिया में स्ट्रांग रहना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा टाइम में ये मैंने इंटरव्यू में अभी चेंजेस किए कि मैंने हर एरिया पे फोकस किया। बीइंग इंजीनियर मेरी ब्रांच भी काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे से दोनों इंटरव्यू में मेरी ब्रांच के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। जी। तो ये मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में फ्रेंड्स थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, इनके साथ मैं डिस्कस किया करता था। तो इससे मेरी ब्रांच में मुझे हेल्प मिली। मैंने इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है इनको अच्छे से फॉलो किया, कुछ मॉक इंटरव्यूज भी दिए। इन सब चीजों पे मैंने काम किया जिन पे मैंने लास्ट ईयर काम नहीं किया था।
और इस बार भी एक्चुअली यही हुआ कि डेफ कम पूछ के मेरे से इंडियन इकोनॉमी पे सवाल आए, मेरी ब्रांच पे सवाल आए, और पॉलिटिक्स का जो इन्फ्लुएंस पड़ता है ब्यूरोक्रेसी पे, इन सब पे सवाल पूछे। बट आई थिंक दिस आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम, सो दिस शुड बी द टेक अवे कि आप हर एरिया को अच्छे से फोकस करने का प्रयास करें। एक ग्रुप बना करके जरूर डिस्कस करें। आप 3-4 लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो बहुत बहुत ही फायदा होता है इसमें, बिकॉज इट्स अबाउट स्पीकिंग, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, बट आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने व्यूज को आर्टिकुलेट कर पाते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। जी। जिस तरीके से बार बार आप कहीं ना कहीं फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि हर चीज को बैलेंस करके चलिए, पहले जैसे आपने कहा कि आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे थे, मेंस पे नहीं कर रहे थे, बट लेटर ऑन यू लर्न हाउ टू बैलेंस थिंग्स। तो यहाँ पे मैं यही पूछूंगी कि टाइम मैनेज जो है इस तैयारी के दौरान वो किस तरीके से किया जाए, कितनी देर एक दिन में आपको डेडिकेट करना चाहिए? बिल्कुल। सो जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बताया, यूपीएससी 3 स्टेजेस की है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो आप किसी भी स्टेज को इग्नोर नहीं कर सकते, हर स्टेज इंपॉर्टेंट है और एक बैलेंस तैयारी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट काफी रोल रहता है। सो मेरे हिसाब से एक जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका प्रीलिम्स से पहले एक बार तैयार हो जाना चाहिए। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या आप कोई भी टेस्ट वगैरह दें, कुछ भी किताब पढ़ें, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का उसमें साथ साथ चलना चाहिए, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप टेस्ट वगैरह दे भी रहे हैं उसका एनालिसिस करना बराबर उसी दिन करना और टाइम टू टाइम रिवाइज करना, ये काफी मैटर करता है। बिकॉज एक इसमें थ्योरी आती है कि आप जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रिवाइज करते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, और जो आप 10 दिन 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं उसको तब तक छोड़े रखते हैं, तो इट्स लाइक वापस से पढ़ने वाली बात हो जाती है और वो मेहनत वापस लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिविजन पे काफी फोकस करना चाहिए, सोर्सेस को आप कम डाइवर्स रखें। मैंने पहले अटेम्प्ट में एंसेंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर, उनकी शायद 3-4 किताबें पढ़ी होंगी अलग अलग जगह से, काफी कुछ पढ़ा था, और मुझे रियलाइज हुआ आगे के अटेम्प्ट में कि ये इतना काम नहीं आता जितना मैं टाइम दे रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इतना शायद से आउटपुट निकल नहीं पा रहा है जितना इनपुट दिया जाता है। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आप कहाँ पे ज्यादा फोकस करें, कहाँ पे कम फोकस करें। ये आप पुराने पेपर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जी। यानी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक जगह पे इतना टाइम दे रहे हैं और उसमें से आउटपुट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स मेकिंग की जहाँ पे बात करें, डू यू बिलीव इन मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग फ्रॉम ओन नोट्स? और जैसे कि आजकल बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल होता है, सो आपने क्या प्रेफर किया? नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है तैयारी करने का, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेंस एग्जाम जो लगातार 7-9 दिन तक होता है, आप 9 पेपर्स वहाँ पे देखते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ उस टाइम पे देख पाए। तो वहाँ पे एक कंसाइज जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं यूजुअली हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा फोकस करता था। हार्ड कॉपी में मैं अलग अलग रजिस्टर में बनाया करता था, बट ये सबका अपना है, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एडिट करना आसान होता है, ये मैं भी मानता हूँ। तो जैसा भी फिजिबल हो नोट्स बनाए। एक चीज ये कर सकते हैं कि जैसे मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए क्लियर करने में, तो जो मेरे पहले बार के नोट्स हैं, दूसरी बार के थे और तीसरी बार के थे, वो बार बार एक ही को अपडेट करना और थोड़े नए नए बनाना रिपीटेड भी होना था, तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती थी उनको अपडेट करने में। तो अगर जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, तो अगर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप हार्ड कॉपी में बना रहे हैं तो एक जगह जरूर छोड़िए, अगर आप एक पेज नोट्स बनाए उसके पीछे एक पेज छोड़िए जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको आपको बस ये इंश्योर करना है कि डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत नहीं लगे और सही जगह पे आपका जो एफर्ट है वो जाए। जस्ट लाइक विद हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। जैसे कि अभी कोविड इरा चल रहा है हमारा, इसके बाद हमारी जो
पढ़ाई का तरीका है वो सब बहुत चेंज होगा। डिजिटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत सारे लोग जो कोचिंग नहीं लेते बहुत ज्यादा डिजिटल एजुकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। इस पे व्हाट इज योर टेक ऑन डिजिटल एजुकेशन? मैम, इनफैक्ट गोइंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन ऑफ डिजिटल इंडिया, मुझे लगता है कि डिजिटल एजुकेशन आने वाले समय में बहुत प्रभावित करेगा। इनफैक्ट जो लोग दिल्ली में आके तैयारी नहीं कर सकते, आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने अपने घर के होम टाउन में तैयारी करी है, तो यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन के थ्रू, ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू सबको रीच कर सकते हैं। और हर बंदा और हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, और सभी लोगों को भी, जो कोचिंग वाले हैं या जो गाइडेंस देने वाले हैं या सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक दिस इज द न्यू वे फॉरवर्ड। एंड तैयारी के हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसा किया जा सकता है कि आप अपने नोट्स जो हैं उनको कंबाइन करके बनाएं। ऑनलाइन जो मटेरियल आ रहा है उसको आप क्लिक करके रखिए। केसेस हो गए, कम्युनिटीज हो गए, केस स्टडीज हो गई, इंडाइसेस रिपोर्ट्स हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं मेंस के लिए, तो आप इन सबको अलग से बना करके रख सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन का भी काफी एक अच्छा महत्व आप देख सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। जी, पूरी जैसे आपकी स्ट्रैटेजी पे बात कर ही रहे हैं, स्टैटिक की ऑलमोस्ट हमको सारी बुक्स जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको पता होता है कौन सी किताबें हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही डायनामिक पार्ट रहता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, या कोई सजेशंस जो आप देना चाहें? करंट अफेयर्स के लिए मेरे दो चीजें मैं फॉलो करी थी मैंने, दो चीजें मैं कह सकता हूँ। एक में विजन आईएएस की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है उनको फॉलो करता था। कोई भी कोचिंग आप उठा सकते हैं, इनसाइट्स वगैरह का भी आता है, किसी के भी मंथली कर सकते हैं। ये मैं इसलिए करता था, आजकल लोग कहते हैं कि इनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते नहीं है, एग्जाम में देखे नहीं जाते, बट ये जो चीजें होती है, पहला तो इनसे कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा, अगर कोई चीज पूछी जा रही है ऐसी जो सबको पता होनी चाहिए, तो आपको भी पता होनी चाहिए। एटलीस्ट उन चीजों में गलत नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए कोई भी एक सोर्स से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, या तो डेली अखबार करिए या मंथली कंपाइलेशन आते हैं उनको कर सकते हैं। मैं विजन आईएएस के फॉलो करता था। इसके अलावा मेरा दूसरा ये रहा था कि मैंने ज्यादा डाइवर्सिफाई अपनी सोर्सेज को नहीं करा, लिमिटेड ही रखता था। तो इसके लिए मेरा सेम टेस्ट पेपर्स पे फोकस रहता था। अब ये प्रीलिम्स हुआ या मेंस हुआ, मैं अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स जो थे उनको गो थ्रू करता था, और जो वहां पे मुझे अलग करंट अफेयर्स के टॉपिक क्वेश्चंस वगैरह मिले उनको मैं नोट डाउन कर लेता था। तो ये आई थिंक करा जा सकता है करंट अफेयर्स के लिए, कि आप एक सोर्स से पढ़ाई करें और बाकी आप सोर्सेज के लिए आपको बाकी टेस्ट पेपर फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी कंपाइलेशन जो होता है वो फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे एक चीज हम इंटरव्यू से पहले ही बात कर रहे थे, वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज हर किसी के होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, आपने कैसे मैनेज किया? जी, सो यहाँ पे वीक एरिया में अगर मेरे को कहना हो तो मैं अपना ऑप्शनल कहूँगा, और स्ट्रॉन्ग एरियाज में है तो प्रीलिम्स की बात कर सकते हैं, और जीएस पेपर और ऐसे में भी ठीक स्कोर रहा। तो इनको मैनेज करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज में ये हम मान के ना चलिए कि कोई भी एरिया स्ट्रॉन्ग है तो उसको ओवरलुक कर दे, और कोई एरिया वीक है तो या तो गिव अप कर दे उसको, या बहुत ज्यादा टाइम दे दे। बराबर टाइम तो नहीं, बट जितना चाहिए, जितनी जरूरत लगती है उतना टाइम देना चाहिए हर एरिया पे। और जो वीक एरिया है उनके लिए थोड़ी आप अलग से ये कर सकते हैं कि आप एक बार पुराने पेपर्स, टॉपर की कॉपीज ये देख सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से लिखा जाता है, और अगर वीक एरिया है तो क्यों वीक है, यह पता होना बहुत आवश्यक है कि एरिया कोई वीक क्यों है। इस पर गौर किया जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग एरिया में प्रीलिम्स की बात कर ली, एक ऐसी की बात रह गई थी, तो इसे में ये किया जा सकता है कि जैसे लास्ट टाइम मेरा 133 स्कोर था, विच वाज फाइन आई गेस। इसमें मेरे पास कुछ एनेक्डोट्स जो होती है, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हैं, ये प्रिपेयर रहती थी, ये किया जा सकता है। और कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल से चालू कर सकते हैं। ऐसे की शुरुआत जो होती है वो काफी मैटर करती है। तो इंट्रोडक्शन आप पहले से सोच के रख सकते हैं कि अगर
बेसिकली शायद 20-25 ही टॉपिक होते हैं जिन पे आता है। वुमेन का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, पॉवर्टी वगैरह हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो आप इनके लिए कुछ स्टोरीज या कुछ कंटेंट प्रिपेयर रखिए और आप डायरेक्टली ऐसे में यूज कर सकते हैं। और ऐसे को डाइवर्स बनाए, कोशिश करें कि आप टेम्पोरल और स्पेसिस स्किल पे खोलें। टेम्पोरल मतलब कि अगर पॉसिबल है तो आप एंशिएंट, मिडिवल से मॉडर्न टाइम तक की और कंटेम्प्रेरी टाइम की बात कर सकते हैं। और डाइवर्सिफाई में आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो गया, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, एथिकल हो गया, ये सब तरीकों से बात कर सकते हैं। तो आपका जो ऐसे है वो एक अपने आप ही एनरिच हो जाएगा और डाइवर्स हो जाएगा। तो ये किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छे से आपने हमको बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी बताई। अब जाने से पहले मैं चाहूंगी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप कोई जनरल मैसेज दें जो शायद आप किसी भी एस्पिरेंट को कहना चाहेंगे कि इस तरीके से पढ़ाई की जाए, या एनीथिंग यू वांट टू से। जी, मेरा फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए यही मैसेज रहेगा। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से, डोंट गिव अप। बी इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट, इट डजेंट मैटर। आप बस अपनी जो भी कमियां लग रही हैं, जहाँ पे सुधार किया जा सकता है वहाँ पे इम्प्रूव करिए और लगे रहिए। अगर ये आपका सही में आपका पैशन है ये सर्विस, तो आपको मिलके रहेगी। आप गिव अप मत करिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी एरिया को नेग्लेक्ट मत करिए। हर एरिया को आप इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए और वीक एरियाज पे काम करिए, स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग बनाए और उसमें अच्छा नंबर लाए, हाई स्कोर करने की कोशिश करें। यही मेरा मैसेज रहेगा सबसे पहले। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अंकुश फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी तरफ से, पूरी स्टडी आईक्यू की फैमिली की तरफ से मुबारकबाद और विशेस, बेस्ट विशेस। आगे अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, फिर आप ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और भी आपके साथ इनसाइट्स जो हैं आप वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।